दोस्तों उत्तर प्रदेश की जिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज श्रृंखला को हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसी सीरीज की ये क्लास है। इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की नदियां, नदी घाटी परियोजनाएं और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो सिंचाई है इसके बारे में हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये वे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट करते हैं, हमेशा आते हैं, तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। दोस्तों क्लास को अगर आपने पूरा देखा तो निश्चित तौर पर आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा होने वाला है। दोस्तों उत्तर प्रदेश को हम लोग बिल्कुल चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये वो चैप्टर है जहां पे हम लोग न केवल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बल्कि कुछ थ्योरी भी अपना, कुछ फैक्ट भी अपना तैयार करते हैं, ठीक है, और रिवीजन भी करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस की श्रृंखला समाप्त होगी मैं आपको उत्तर प्रदेश का पूरा चैप्टर वाइज क्लास भी लेकर के पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल एग्जाम करीब है, एग्जाम दोस्तों उत्तर प्रदेश के कई सारे एग्जाम बिल्कुल सामने हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो चैप्टर है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जो भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सिंचाई और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इनके बारे में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग जैसे नेशनल हाईवे होता है ना, जैसे नेशनल हाईवे होता है ऐसे ही नेशनल वाटरवे भी होता है। नेशनल वाटरवे मतलब कि जैसे ही सड़क मार्ग होता है ऐसे ही जल मार्ग भी होता है। बहुत सारे क्षेत्रों को जलमार्ग घोषित किया गया है। तो ये कह रहा है कि जो जलमार्ग नंबर 1 है, जो नेशनल वाटरवे है, ये नंबर 1 नेशनल वाटरवे नंबर 1 कहां से कहां तक है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये पहला है, पहले नंबर का है, दूसरा सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला है, दूसरा सबसे बड़ा है, और तीसरी बात ये है कि राष्ट्रीय नदी के भीतर है, और चौथी बात ये है कि ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र में है। तो इसलिए कई सारी वजहों से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। ये जो है दोस्तों गंगा नदी, भागीरथी जो है ये गंगा का ही एक पार्ट है। जब आप जाते हैं उधर बंगाल में जाते हैं, पश्चिम बंगाल में, तो गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। वहीं पर गंगा को भागीरथी बोलते हैं। गंगा की जो 2 धारा विभक्त होती है, तो एक तो भागीरथी कहलाती है, भागीरथी, और एक दोस्तों हुगली कहलाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में गंगा को भी भागीरथी ही बोलते हैं, भागीरथी, गंगा को भी भागीरथी बोलते हैं। मतलब गंगा के आगे भागीरथी बोलते हैं, गंगा के इधर हुगली तो बोलते हैं, लेकिन गंगा के पहले भी भागीरथी बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर गंगा है तो गंगा, भागीरथी है तो भागीरथी। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में भागीरथी इसको कर देता हूँ, यहाँ पे ये भागीरथी कर देता हूँ, एवं हुगली है ना। हुगली जो है ये गंगा की एक शाखा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस नदी में इसका विस्तार है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वह 1620 किलोमीटर है दोस्तों, 1620 किलोमीटर है लंबाई पूछा जाता है। आप ध्यान रखेंगे ये कहाँ से कहाँ तक है। तो ये प्रयागराज से हल्दिया, पश्चिम बंगाल में है हल्दिया, तो हल्दिया तक इसका विस्तार है। 1620 किलोमीटर की टोटल लंबाई होगी, आप इसको याद कर लेंगे। और ये कब घोषित किया गया था? 1986 ईस्वी में इसको पहली बार नेशनल वाटरवे घोषित किया गया था। तो इतने फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद कर लेना है। भागीरथी एवं हुगली में इसका विस्तार है। यह 1620 किलोमीटर लंबा मार्ग है जो कि जल मार्ग है, और प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक इसका विस्तार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन होगा ये। और 1986 में दोस्तों इसको घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये कह रहा है निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। तो ये दोस्तों हो जाएगा कौन सा? गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी में है ये, आपको ध्यान रखना है गंगा नदी में। अच्छा, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया है। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था वो घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को, ठीक है। 4 नवंबर 2008 को ध्यान रखना है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और 5 अक्टूबर 2009 को इसमें रहने वाला जो गांगेय डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, और 2009 में दोस्तों 5 अक्टूबर 2009 को क्या किया गया कि जो गांगेय डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय
जो जलीय जीव है उसको घोषित किया गया था, गांगेय डॉल्फिन को, और इसीलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यूपी की सबसे लंबी नहर आपको बताना है, क्या घाघरा नहर, क्या केन नहर, क्या निचली गंगा नहर, या शारदा नहर? दोस्तों इनमें जो सबसे लंबी नहर है मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे मैप, अगर आप यूपी का मैप देखेंगे, आप मैप जरूर देखा करो दोस्तों, मैप से ही बढ़िया से याद हो जाता है, दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाता है, और फिर हम एग्जाम में भूलते नहीं हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो आपको ये पता होगा दोस्तों कि यहाँ पर इस क्षेत्र में एक नदी है जिसको काली नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी है ये? काली नदी। और इसी को क्या कहते हैं? शारदा नदी कहते हैं। यही काली नदी है, लेकिन जब ये टनकपुर के आगे निकलती है, टनकपुर परियोजना इसी पर है, टनकपुर जो नेपाल और इधर उत्तराखंड के बॉर्डर पे है, तो यूपी के बॉर्डर पे है। यूपी ये मतलब ये उत्तराखंड है, नीचे यूपी है, ये यूपी है, ये उत्तराखंड, यूपी और नेपाल, तो इन्हीं के बॉर्डर पे ये यहाँ पे टनकपुर परियोजना। और ये जब काली नदी, ध्यान रखना है आपको, टनकपुर के आगे आती है तो इसी को शारदा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से आपको सुनना है दोस्तों। यहीं पर टनकपुर के पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चंपावत जिला है, चंपावत जिला, और चंपावत से ही एक इसी काली नदी से ही चंपावत डिस्ट्रिक्ट से, उत्तराखंड की चंपावत डिस्ट्रिक्ट से एक नहर निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं शारदा नहर। कौन सा नहर है ये? शारदा नहर, क्योंकि ये शारदा नदी से निकलती है। ठीक है, ये शारदा नदी से निकलती है, इसलिए इसको शारदा नहर कहते हैं, शारदा नहर कहते हैं। ये उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ये दोस्तों भारत की सबसे लंबी, यूपी की सबसे लंबी नहर है, यूपी की सबसे लंबी नहर है। इसका जो निर्माण है 1920 में प्रारंभ किया गया था, 1928 में कंप्लीट किया गया। तो कभी कभी इसका एग्जाम में पूछा जाता है, इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, दोनों ही पूछा जाएगा 1920 में, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि इसका निर्माण कार्य कब कंप्लीट हुआ, तो 1928 में, मैक्सिमम 1928 ही देता है। ध्यान रखना, यही पूछा जाता है कि ये बनकर के कब तैयार हुआ, तो 1928 में शारदा नहर का निर्माण कंप्लीट हो गया था। आप इसको याद कर लेंगे। तो दोस्तों शारदा नहर जो है ये भारत की सबसे लंबी नहर है, इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? यूपी की पेयजल परियोजना कौन सी है? क्या शारदा सहायक नहर परियोजना, क्या ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, क्या गोकुल बैराज परियोजना, या पथरई बांध परियोजना? तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना है आपको कि जो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना आज कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो इनमें से पेयजल मतलब कि पानी पीने के लिए, बाकी जो परियोजनाएं होती हैं वो तो सिंचाई के पर्पज से होती हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई पानी पीने के पर्पज से कौन सा नहर बनाया गया, तो ये तो सिंचाई नहर के लिए है। ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना ये भी सिंचाई के लिए है, गोकुल बैराज परियोजना है, और पथरई दोस्तों पथरई बांध है। तो यहाँ पर गोकुल बैराज जो परियोजना है, गोकुल बैराज परियोजना, ये आपको ध्यान रखना है, गोकुल बैराज परियोजना। और गोकुल बैराज परियोजना एक पेयजल परियोजना है। ठीक है, पानी पीने के पर्पज से इसको बनाया गया था। तो ये है कहाँ पे? तो ये दोस्तों यमुना नदी पर आप देखेंगे, यमुना नदी पर। तो ये जो गोकुल में यानी कि मथुरा क्षेत्र में बनाया गया है। ठीक है, मथुरा क्षेत्र में इसको बनाया गया है, और ये मतलब कि पेयजल के रूप में तो वही है, वाटर रिचार्ज के रूप में स्पेशली ये जाना जाता है। यहाँ पे बांध बना करके बहुत सारे होल किए गए हैं ताकि वाटर रिचार्ज किए जा सके। ठीक है, पानी को फैलाया भी जाता है ताकि यहाँ पे वाटर रिचार्ज भी हो सके। ठीक है, जो धरातल जो भूगर्भ जल है उसको रिचार्ज किया जाए, ये पेयजल है, इसको आपको याद कर लेना है, गोकुल बैराज परियोजना। ठीक है, ये मथुरा में है, और नदी पूछा जाता है तो ये यमुना नदी पर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? क्या गंगा नदी को, गोदावरी नदी को, कृष्णा नदी को, या नर्मदा नदी को? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी है, और इसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008। आप याद कर लेंगे, 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि गंगा नदी को या किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा मिला हुआ है? तो गंगा नदी को जीवित प्राणी का दर्जा मिला हुआ है 2017 में नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा। ठीक है,
नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा क्या किया गया है, उत्तराखंड के द्वारा इसको क्या किया गया है, 2017 में जीवित प्राणी का दर्जा दिया हुआ है। आप इसको भी याद रख लेंगे, ठीक है। और गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था, अभी मैंने बताया था 5 अक्टूबर 2009 को गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है। आप इस फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अभी इसमें हाल फिलहाल पिछले साल जो है बहुत भयंकर बाढ़ की स्थिति आ गई थी और पूरा का पूरा दिल्ली आपने देखा होगा कि पानी से जलमग्न हो गया था। तो इसलिए भी ये पूछा जाता है और ये पूछे जाने की संभावना है। हथनी कुंड बांध परियोजना ये पूछा जाएगा कि किस नदी पर है, तो क्या गंगा नदी पर है, सतलज नदी पर है, कृष्णा पर है या यमुना पे है। तो यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों कि जब आप उत्तराखंड का मैप देखते हैं, उत्तराखंड का मैप अगर आपको देख रहे हैं उत्तराखंड का मैप, तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे चलिए मैं सांकेतिक रूप में बता रहा हूं। ये अगर आप उत्तराखंड का मैप देखेंगे, ये तो उत्तराखंड जैसा बना भी नहीं, ये पता नहीं कैसा बन गया भाई, इसको बनना था यूपी, ये बन गया पता नहीं क्या। अरे भाई जगह भी, चलो कोई नहीं, आप मैनेज कर लेंगे, इतना तो आप समझदार हो चुके हैं ना, ठीक है। आप मैप देख करके हंसते नहीं होंगे क्योंकि आपको अपनी स्थिति भी पता होगी। तो ये अगर आप उत्तराखंड का मैप देखेंगे, उत्तराखंड को का मैप देखेंगे दोस्तों, तो ये उत्तराखंड मैप है, ठीक है, उत्तराखंड मैप है। और यहीं से आपको पता है यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, उत्तराखंड में एक जिला है जिसका नाम है उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिला है दोस्तों, उत्तरकाशी जिला है यहाँ पे, उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला है। इसी उत्तरकाशी जिले में ही गंगा नदी का भी उद्गम होता है, यमुना नदी का भी उद्गम होता है। तो जब इसको आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से बंदरपूंछ चोटी है, इसी बंदरपूंछ चोटी से यमुना नदी का उद्गम होता है। और ये यमुना नदी सहारनपुर के फैजाबाद एक अलग डिस्ट्रिक्ट भी है, और फैजाबाद जो है एक स्थान का नाम है जहां पर यमुना नदी पहली बार यूपी में आती है। तो फैजाबाद, सहारनपुर, यहाँ पे सहारनपुर है, इसी सहारनपुर में फैजाबाद नामक स्थान पे यमुना नदी पहली बार उत्तर प्रदेश में नीचे आती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और ये जो यमुना नदी है वो इस तरीके से आते हुए और ये ऐसे यूपी का बॉर्डर भी बनाती है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है, यूपी का बॉर्डर बनाती है। तो यूपी का बॉर्डर बनाने के क्रम में ध्यान रखना आपको कि यहीं पर हरियाणा में, यहाँ पे हरियाणा के बॉर्डर पे, यहाँ पर इस पर एक बांध बनाया गया है और इस बांध को क्या कहते हैं, हथिनी कुंड बांध कहते हैं, ठीक है, हथिनी कुंड बांध कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, हथिनी कुंड बांध। और इस हथिनी कुंड बांध बहुत बड़ा बांध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बांध भी है, ये भी जल परियोजना है, ध्यान रखना, पेयजल परियोजना ये भी है। तो ये भी कैसा परियोजना है, पेयजल परियोजना है, पेयजल परियोजना है, हथिनी कुंड बांध भी पेयजल परियोजना, ठीक है। तो ये जो हथिनी कुंड बांध है, यहाँ दोस्तों दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली है, इसके आगे दिल्ली है, तो दिल्ली में वाटर सप्लाई होता है। हालांकि ये पेयजल के साथ साथ सिंचाई दोनों है, पेयजल एवं सिंचाई दोनों होगा, ध्यान रखना आपको। तो ये हथिनी कुंड से दिल्ली में भी जल सप्लाई होता है, हरियाणा में भी जल सप्लाई होता है, यूपी में भी जल सप्लाई होगा। तो ये सारे के सारे राज्य जो हैं ये जल सप्लाई वाले फायदा प्राप्त करने वाले राज्य हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के हथिनी कुंड बांध परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहां पर है, तो ये यमुना नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो ये हरियाणा में था। माता टीला परियोजना कहां पर है, तो माता टीला परियोजना कहां पर होगा, क्या बेतवा नदी पर, क्या गोदावरी नदी पर, क्या रिहंद नदी पर, या पेरियार नदी पर। तो दोस्तों यहां पर आपसे पूछ रहा है कि माता टीला बांध परियोजना, तो माता टीला बांध परियोजना के लिए वापस से मैं आपको एक मैप बनाता हूं यूपी का। और यहां पर ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश में इस नदी पर कुल 4 प्रमुख बांध हैं जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे ही जाते हैं, और जब एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको याद भी करना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको याद भी करना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये है उत्तराखंड, आपको पता होगा, और उत्तराखंड है। और दोस्तों यहाँ पर है यमुना नदी, ये भी आपको पता होगा। यमुना नदी इस तरीके से ऐसे आती है, जो कि गंगा की सहायक नदी है, आपको पता है गंगा की सहायक नदी यमुना नदी है। लेकिन इस यमुना नदी की कई सारी सहायक नदी हैं, जैसे कि चंबल एक यमुना की सहायक नदी है जो कि इटावा में मिलती है। चंबल के पास बेतवा के बारे में आप लोग जानते होंगे, बेतवा को और नीचे थोड़ा बनाते हैं, यहाँ से इस तरीके से थे, ये बेतवा नदी है, ये आपको पता होगा, बेतवा नदी दोस्तों, बेतवा, ठीक है। और इसी बेतवा नदी पर ही ये 4 बांध हैं, इसको आपको याद करना है। बेतवा किसकी सहायक नदी है, बेतवा दोस्तों यमुना की सहायक नदी है, जो कि हमीरपुर में यमुना में मिलती है। कहाँ मिलती है ये,
हमीरपुर में। तो हमीरपुर में बेतवा नदी यमुना में मिल जाती है। और चंबल नदी इटावा में मिलती है, ठीक है। चंबल नदी इटावा में मिलती है और बेतवा नदी हमीरपुर में मिलती है। बेतवा नदी सबसे पहले ललितपुर में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? ललितपुर में। ये ललितपुर में सबसे पहले यूपी में प्रवेश करती है, ललितपुर में, और फिर ये झांसी से होते हुए हमीरपुर में चली जाती है। तो झांसी में भी ये प्रवेश करती है, तो हम ललितपुर, फिर झांसी और फिर हमीरपुर चली जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ललितपुर में बेतवा नदी पर ललितपुर में 2 बांध हैं। 2 बांध कौन कौन से हैं? ललितपुर में 2 बांध आप याद रखेंगे, इस पर 2 बांध याद रखेंगे। एक तो याद रखेंगे दोस्तों जिसको कहते हैं राजघाट। कौन सा बांध है ये? राजघाट बांध परियोजना। राजघाट बांध याद रखेंगे जो कि ललितपुर में है और बेतवा नदी पर है। और दूसरा दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, एक तो राजघाट है और दूसरा जो है माता टीला है। माता टीला, ठीक है, माता टीला बांध। राजघाट बांध और माता टीला बांध ये दोनों के दोनों ललितपुर में है और बेतवा नदी पर है। फिर जब हम झांसी में बढ़ते हैं तो झांसी में भी हमें 2 बांध दिखाई देते हैं। एक ध्यान रखना है आपको, सुकमा डुकमा बांध। सुकुमा डुकुमा बांध, ठीक है, बांध। तो एक तो सुकुमा डुकुमा बांध दिखाई देता है और दूसरा दोस्तों पारीक्षा बांध दिखाई देता है। पारीक्षा बांध कहते हैं, पारीक्षा बांध, ठीक है। तो ये 2 बांध जो है ये झांसी में है और 2 बांध जो है ललितपुर में है। बेतवा नदी पर ही चारों हैं। बेतवा नदी पर माता टीला बांध और राजघाट बांध ये ललितपुर में है, और बेतवा नदी पर ही सुकमा डुकमा बांध और परीक्षा बांध ये झांसी में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों बांध, बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको, बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो माता टीला बांध परियोजना कहां पर होगा? माता टीला बांध परियोजना दोस्तों बेतवा नदी पर होगा। इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? जैसे माता होती है तो अपने बेटे को प्यार से गांव में क्या कहते हैं? ये तो हमारा बेटवा है, ये तो हमारा बेटवा है, बेटवा। तो बेटवा याद कर लेंगे। माता अपने पुत्र को क्या कहती हैं? बेटवा कहती हैं, बेटवा कहती हैं। तो बेटवा से याद कर सकते हैं, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको मिसमैच बताना है। एक तरफ है राजघाट बांध जो कि यमुना नदी पर है, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, और माता टीला बांध ये बेतवा नदी पर है। क्या इसमें मैंने अभी आपको नहीं बताया था कि ये कहाँ पे है? ये दोस्तों राजघाट बांध, ये मिस टाइपिंग था, तो यहाँ पर मैंने आपको यमुना लिख दिया है। ये क्वेश्चन में यमुना ही दिया हुआ है, लोअर पीसीएस 2002 का क्वेश्चन है और यहाँ पर ये यमुना दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक मिसमैच है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर जो मैंने अभी आपको राजघाट बांध बताया था ना, राजघाट बांध, ये राजघाट बांध को ही रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये आप नोट कर लेंगे, जो राजघाट बांध है इसी को रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? राजघाट बांध क्या यमुना नदी पर है? रानी लक्ष्मीबाई बांध क्या बेतवा नदी पर है? रिहंद बांध क्या रिहंद नदी पर है? या माता टीला बांध बेतवा नदी पर है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये जो राजघाट बांध है दोस्तों ये यमुना नदी पर नहीं है। अभी सर जी ने बताया था आपको कि ये जो राजघाट बांध है ये कहां पर है? तो ये दोस्तों बेतवा नदी पर है, ठीक है। ये बेतवा नदी पर है, ये अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? ये नदियों से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सी एक नदी है जो ब्रह्मघाट में नामक स्थान पर करनाली नदी से मिल जाती है और फिर घाघरा बन जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपको ध्यान से मैप में देखना है और आपका नदियों वाला चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश के मैप को देखते हैं, दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से हमें उत्तर प्रदेश का मैप दिखाई देता है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक नदी है दोस्तों, यहाँ पर दक्षिणी तिब्बत से निकलती है। दक्षिणी तिब्बत के मापचा चुंगो, कौन सा स्थान है ये? मापचा चुंगो, ठीक है। मापचा चुंगो नामक स्थान है, मापचा चुंगो, ध्यान रखेंगे। और इसी मापचा चुंगो से एक नदी निकलती है, जिस नदी को हम किस नाम से जानते हैं? मापचा चुंगो को दोस्तों करनाली नदी के नाम से जानते हैं। करनाली नदी, ये कौन सी नदी है? करनाली नदी है, ध्यान रखना आपको। करनाली नदी कहाँ पे है? ये नेपाल में। और नेपाल की सबसे लंबी नदी भी करनाली नदी है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करनाली नदी। लेकिन यही करनाली नदी जब यूपी क्षेत्र में आती है तो ये घाघरा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? घाघरा के नाम से इसको जानते हैं, घाघरा के नाम से। इसके पहले पर्वतीय क्षेत्र में इसको करनाली के नाम से जानते हैं। और नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करनाली नदी है। ये कहां से निकलती है? दक्षिणी तिब्बत के मापचा चुंगो से निकलती है, आपको ध्यान रखना है। यही घाघरा नदी जब नीचे दक्षिण
में आती है। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये इधर जो है यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं लखीमपुर खीरी। तो यहाँ पर इधर लखीमपुर खीरी है और इधर है बहराइच, इन दोनों के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। तो लखीमपुर खीरी एवं बहराइच के मध्य बॉर्डर बनाते हुए ये घाघरा नदी दक्षिण की ओर आती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। और इसी घाघरा नदी में ही दोस्तों एक नदी आकर के मिलती है जिस नदी को हम लोग यहाँ पे काली नदी के नाम से जानते हैं। काली नदी, इसको काली नदी कहते हैं, काली नदी है, या इसी को किस नाम से जानते हैं? शारदा के नाम से जानते हैं। यही काली नदी या इसी शारदा नदी को जब हम और आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो ये सीतापुर के बसरा में, सीतापुर के बसरा नामक स्थान पे, सीतापुर के बसरा या इसी को ब्रह्म घाट कहते हैं। तो बसरा या ब्रह्म घाट, बसरा या ब्रह्म घाट के नाम से जानते हैं, बसरा या ब्रह्म घाट। और जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं तो इसके बाद दोस्तों ये सरयू के नाम से आगे बढ़ती हैं। किस नाम से आगे बढ़ती हैं? सरयू के नाम से ये आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देती हैं, सरयू के नाम से। ठीक है, सरयू के नाम से ये आगे बढ़ती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि करनाली नदी यानी कि घाघरा नदी और काली नदी और यानी कि शारदा नदी, जब ये दोनों नदियां सीतापुर के बसरा में मिलती हैं या ब्रह्म घाट में मिलती हैं तो ये सरयू के नाम से आगे बढ़ती हैं। और ये वही पावन सरयू नदी होगी जिसके किनारे अयोध्या शहर स्थित होगा। अयोध्या शहर आपको ध्यान रखना है। और यही सरयू नदी दोस्तों आगे बढ़ते हुए ये चली जाती है। ठीक है, ये घाघरा के नाम से सरयू है, आगे जब बढ़ती है तो इसे घाघरा ही बोलने लगते हैं फिर। और यही घाघरा छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है, छपरा में। ठीक है, तो छपरा में ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी दो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां भी अगर आप याद कर सके तो ज्यादा बेटर है। एक है दोस्तों तमसा नदी। कौन सी नदी है? तमसा नदी। तमसा नदी है, इसको इधर से बनाते हैं। एक दोस्तों तमसा नदी है, ध्यान रखना है, तमसा नदी। और दूसरा इसमें राप्ती नदी। तमसा जो है, तमसा और राप्ती, ये दोनों नदियां इसकी सहायक नदी हैं। ठीक है, तमसा और राप्ती। तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी, और देखो ये आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन है 2018 का। आपको लगता है ना कि सर इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो? ये यूपीपी का क्वेश्चन है 2018 का, यूपी पुलिस का क्वेश्चन है। तो कितना दोस्तों ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज से समझ सकते हैं कि नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, चाहे एसआई का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस लेवल तक का एग्जाम हो। सारे ही एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन का लेवल पैटर्न बराबर है बिल्कुल। तो यहां पर ध्यान रखना है कि इन दोनों नदियों का संगम सरयू कहलाता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि जब ब्रह्म घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है कौन सी नदी, तो वो घाघरा बन जाती है। तो कौन सी नदी मिलती है तो वो बन जाती है? क्या राप्ती नदी, शारदा नदी, गंडक नदी या सरयू नदी? ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा बन जाती है? तो दोस्तों ये कौन सी नदी है जो करनाली नदी के साथ मिलती है और घाघरा बन जाती है? तो ये कौन सी नदी होगी? काली और शारदा। तो ये दोस्तों काली नदी को ही किस नाम से जानते हैं? शारदा के नाम से जानते हैं। तो आपको पता है कि हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? शारदा। काली नदी को ही शारदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर स्थित है दोस्तों, गोरखपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन होगा। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी नदी है जिसके किनारे गोरखपुर स्थित है। क्या गंगा, सरयू, यमुना या राप्ती? तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? राप्ती। राप्ती नदी के किनारे ही ध्यान रखना गोरखपुर स्थित है। और ये वही राप्ती होगी जो किसकी सहायक नदी है? तो ये दोस्तों सरयू की सहायक नदी है, सरयू। तमसा और राप्ती ये दोनों किसकी सहायक नदी होंगी? सरयू की सहायक नदी होंगी। इसको आपको याद कर लेना है। गंगा के किनारे इंपॉर्टेंट शहर मैं आपको बताता हूं, जैसे कि दोस्तों एक नदी है, 3 शहर तो पहले आप ध्यान रखेंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हरिद्वार, हरिद्वार, और दूसरा दोस्तों कानपुर, कानपुर, और तीसरा प्रयागराज, प्रयागराज। ये 3 तो इंपॉर्टेंट है और तीनों का तट पूछा जाता है कि ये किस तट पर स्थित है। तो ये दोस्तों किस तट पर स्थित है? गंगा के दाएं तट पर स्थित है, दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, गंगा के दाहिने किनारे पर ये सर। लेकिन जब बात होगी वाराणसी की, और वाराणसी को हम क्या बताएंगे कि भैया ये तो बाएं तट पर स्थित है तो गंगा के किनारे ही, लेकिन ये तो भैया बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर कुछ और शहर हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए चुनार जो कि मिर्जापुर में है, ये भी गंगा के किनारे है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों सैदपुर जो कि गाजीपुर में है, सैदपुर, ये भी गंगा के किनारे स्थित है। अगर आपसे कह दिया जाए अनूपपुर, अनूपपुर, अनूपपुर कहाँ है सर? तो ये बुलंदशहर में है, बुलंदशहर में,
बुलंदशहर में है, ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर दोस्तों ये मेरठ में स्थित है और ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये सारे के सारे शहर गंगा नदी के किनारे वाले स्थित हैं, जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं प्रवाहित होती, उत्तर दिशा में नहीं बहती? तो यानी कि दोस्तों उत्तर दिशा में नहीं बहने वाली नदी, उत्तर दिशा में कौन सी नदियां बहती हैं? यूपी की क्या कोई ऐसी नदी भी है सर जो उत्तर दिशा की ओर बहती है? तो कई सारी नदियां हैं दोस्तों, जो गंगा नदी की ऐसी नदी है जो कि उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली यूपी की बहुत सारी नदियां हैं। कौन कौन सी नदी है हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश की वे नदियां जो कि कहां से प्रवाहित होती हैं, ये दक्षिण से प्रवाहित होती हैं। आपको पता है ये बुंदेलखंड क्षेत्र है दोस्तों, ये बुंदेलखंड क्षेत्र है और बुंदेलखंड क्षेत्र से पहले तो यहां पर एक नदी बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं भैया ये तो यमुना नदी है। कौन सी नदी है ये? यमुना नदी। यमुना नदी है दोस्तों जो कि किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ये नदी है गंगा, तो गंगा की सहायक नदी यमुना नदी है जो कि प्रयागराज में इनमें मिल जाती हैं। लेकिन यमुना की जब आप सहायक नदियां देखेंगे, यमुना की सहायक नदियों पर बात करते हैं तो दोस्तों यमुना की जो सहायक नदियां हैं जैसे कि चंबल, जैसे कि चंबल दोस्तों, चंबल क्या ये उत्तर दिशा में नहीं प्रवाहित हो रही है? चंबल ये राज्य मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती है, जनापाव पहाड़ी से निकल करके और ये चली जाती है इटावा में मिलती है। इटावा, ध्यान रखेंगे, इटावा के पंचनदा नामक स्थान पे, इटावा के पंचनदा नामक स्थान पर चंबल नदी इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, इटावा में मिलने के बाद ये जब यमुना नदी और आगे बढ़ती है तो यहां से एक और नदी आके मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं भैया ये तो कौन सी नदी है? चंबल। चंबल के बाद बेतवा, तो ये बेतवा नदी है, बेतवा नदी। हालांकि ये ललितपुर में प्रवेश करती है। मैप आप ललितपुर को ही थोड़ा इधर बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये बेतवा नदी है और बेतवा के बाद ध्यान रखना केन, बेतवा के बाद दोस्तों केन नदी भी है। केन भी ध्यान रखना, बांदा में। केन कहां पर? अच्छा, बेतवा नदी कहां पर मिलती है? तो मैंने आपको बताया जो बेतवा नदी है, जो बेतवा नदी है दोस्तों ये हमीरपुर में मिलती है, हमीरपुर में। ठीक है, हमीरपुर में। और यहां पर जो मैंने आपको बताया अभी ये कौन सी नदी है? केन। और केन नदी कहां पर मिलती है? तो बांदा में, बांदा के भोजहा नामक स्थान पे, बांदा के भोजहा नामक स्थान पे ये यमुना नदी में मिल जाती है। क्लियर है। और इसके बाद टोंस नदी, टोंस दोस्तों ये टोंस नदी जो है ये वहीं पर मिलती है, टोंस नदी जहां पर गंगा और यमुना का संगम होता है, उससे जस्ट 1-1.5 किलोमीटर आगे। ठीक है, गंगा और यमुना का जो संगम है, इसी संगम के थोड़ा सा आगे प्रयागराज के बसरा नामक स्थान पे, प्रयागराज के बसरा नहीं है, सिरसा है, सिरसा। ठीक है, तो दोस्तों सिरसा नामक स्थान पे ये प्रयागराज के सिरसा में, प्रयागराज के सिरसा में जो टोंस नदी है, टोंस, ये गंगा में मिल जाती है। तो क्या ये सब वे नदियां नहीं है जो उत्तर की ओर जा रही हैं? बिल्कुल जा रही हैं। तो इनमें से कौन सी नदी है जो भैया उत्तर की ओर नहीं जा रही है? क्या चंबल? बिल्कुल उत्तर की ओर जा रही है, जनापाव पहाड़ी से निकल करके इटावा में जाकर के यमुना में मिलती है। क्या केन? भैया केन बांदा के भोजहा में जाकर के मिलती है और वही केन होगी दोस्तों जो कि जाकर के भोजहा में मिलती है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, क्या बेतवा नदी भी तो है जो कि हमीरपुर में जाकर के यमुना में मिल रही है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? गंडक। दोस्तों गंडक जो है, गंडक कहां पर है? तो अब बात होगी जब गंडक की तो हम बताएंगे भैया गंडक तो इस तरीके से यहां पर आती है और ये यूपी और बिहार के मध्य बॉर्डर बनाती है। इधर है यूपी और इधर है बिहार और इन दोनों के बीच में बॉर्डर बनाते हुए ये चली जाती है इस तरीके से और पटना के पास जाकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, पटना के पास जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है, यही होगी गंडक नदी। और इसी नदी को क्या कहते हैं? गंडक नदी को ही दोस्तों सालीग्रामी नदी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सालीग्राम नाम का पत्थर ये अपने साथ लेकर के आती है। क्लियर है। इसी के साथ साथ इसका एक अन्य नाम आप ध्यान रखेंगे, नारायणी नदी। आपसे पूछा जाता है कि नारायणी नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? नारायणी। तो दोस्तों ये भी गंडक को ही कहते हैं, नारायणी नदी। इसके अलावा इसका प्राचीन नाम पूछा जाता है कि वैदिक ग्रंथों में गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो जब गंडक नदी का प्राचीन नाम पूछा जाएगा तो हम बड़े ताव से बताएंगे कि इसका प्राचीन नाम तो भैया सदानीरा था, सदानीरा। तो ध्यान रखेंगे सदानीरा जो है ये भी गंडक है। और कौन सी नदी यूपी और बिहार के मध्य बॉर्डर बनाती है? तो ये हम बताएंगे गंडक नदी। क्लियर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों नदियों को बिल्कुल अच्छे से आपका पूरा रिवीजन हो रहा होगा। तो यहां पर गंडक नदी हम बताएंगे जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, ना कि
दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और तथा सही कूट का चयन करना है आपको। यहां पर स्वास्थ्य शिक्षा 2005 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है ये 2010 में। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एक तरफ होगा शहर और दूसरी तरफ होंगी नदियां, और आपको बताना है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना भैया ABCD तो लिख लेंगे, और जैसे ही ABCD लिखेंगे फिर हम आ जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने पर। तो चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? क्या यमुना, क्या गोमती, क्या सरयू या मंदाकिनी? मंदाकिनी को ही पयस्विनी नदी भी कहते हैं। तो दोस्तों चित्रकूट जो है ये पयस्विनी नदी के किनारे स्थित है। तो ए के साथ हम जाएंगे 4 को लेकर के। ठीक है, जौनपुर, जो जौनपुर होगा दोस्तों हम सबको पता है ये तो भैया गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो बी को हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, मथुरा, वही मथुरा होगा जो कि दोस्तों कृष्ण जी की जन्मभूमि होगी, और हम इसको बताएंगे भैया ये तो यमुना है, ये तो यमुना होगा। और अयोध्या की बात होगी तो वही पावन भूमि अयोध्या जो कि सरयू नदी के किनारे स्थित है, तो हम डी के साथ 3 कर देंगे। ठीक है, तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 दोस्तों, 4 2 1 3 होना चाहिए। हमारे ऑप्शन में बी है, तो हम इसको सही जवाब करेंगे बी। ठीक है, कुछ और शहरों के बारे में मैं बताता हूं जो कि इन नदियों के किनारे हैं, और एग्जाम में हमेशा आपसे पूछा जाता है, और जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे भी। ठीक है, यमुना नदी के किनारे स्थित शहरों में दोस्तों आगरा ध्यान रखेंगे आप, आगरा। ठीक है, मथुरा ध्यान रखेंगे, मथुरा। इसके अलावा इटावा ध्यान रखेंगे, इटावा। इसके अलावा हमीरपुर ध्यान रखेंगे, हमीरपुर, हमीरपुर ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कौशाम्बी, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी। और कौशाम्बी में दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध अभयारण्य है जो कि आपसे हमेशा पूछा जाता है, अलवर बांध। ठीक, अलवर जो झील आपसे पूछा जाता है, अलवारा लिखा होता है, अलवारा या अलवर कहते हैं। तो अलवारा अभयारण्य जो कि विदेशी पक्षियों के लिए है, अलवारा पक्षी अभयारण्य, अलवारा पक्षी अभयारण्य आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अभयारण्य कहां पर है? तो आप बताएंगे कौशाम्बी में है, जो कि विदेशी पक्षियों के लिए जाना जाता है। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों गोमती नदी के किनारे जब होगा, पूछा जाएगा कि गोमती नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं, तो हम बताएंगे एक तो होगा दोस्तों वही जो जौनपुर है, लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नहीं भूलना है, और सबसे बढ़ के दोस्तों सुल्तानपुर को भी नहीं भूलना है। ठीक है, सुल्तानपुर भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सरयू नदी के किनारे अयोध्या है, और दोस्तों पयस्विनी नदी के किनारे जो दोस्तों चित्रकूट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है। तो ये कह रहा है जो राजघाट बांध है ये दोनों की संयुक्त परियोजना है। मैंने आपको बताया था कि राजघाट बांध कहां पर है, क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि राजघाट बांध दोस्तों कहां पर है? ठीक है, राजघाट बांध कहां पर है? तो राजघाट बांध देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे ही है। राजघाट बांध सबसे पहले है, तो ये राजघाट बांध है। तो वही राजघाट बांध की बात हो रही है कि ये जो राजघाट बांध है ये यूपी और एमपी के बॉर्डर पर है, और ये कह रहा है जो बनाई जा रही है, तो ये कहां पर बनाई जा रही है, किस नदी पर बनाई जा रही है? क्या यमुना नदी पर, क्या चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर, केन नदी पर? तो दोस्तों आपको पता है कि ये तो बेतवा नदी पर है, और अब पंकज सर ने आपको बता दिया है कि बेतवा क्या, आप हमसे जिला भी पूछो तो हम बताएंगे कि ये तो भैया ललितपुर होगा। कौन सा होगा? ललितपुर होगा। क्लियर है, ललितपुर आप ध्यान रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? वापिस से बेतवा नदी पर 4 बांध सर जी ने बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या लवकुश बैराज, क्या रिहंद बांध, क्या शारदा बांध या राजघाट बांध? दोस्तों राजघाट बांध होगा, और वही राजघाट बांध होगा जो कि यूपी एमपी के संयुक्त परियोजना है, और इसके पीछे जो जल इकट्ठा हो गया है उसको हम लोग रानी लक्ष्मीबाई सागर भी कहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई सागर भी कहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई झील भी कहते हैं। क्लियर है, जो लवकुश बैराज है ये मोस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। लवकुश बांध दोस्तों मोस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि गंगा नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर होगा। और अगर बात होगी शहर की तो हम बताएंगे सर ये तो कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में गंगा नदी पर। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? लवकुश बांध, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक पेयजल परियोजना है, पेयजल परियोजना होगी दोस्तों, बिल्कुल आपको नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिहंद बांध ये दोस्तों सोन नदी और प्लस रिहंद नदी के संगम पर स्थित है, रिहंद नदी के संगम पर स्थित है। और बात होगी कहां पर, तो ये पिपरी नामक स्थान पर है, और पिपरी कहां पर है दोस्तों? सोनभद्र में। ठीक है, तो सोनभद्र में पिपरी है, उसी पिपरी नामक स्थान पे सोन और रिहंद नदी के बॉर्डर पर रिहंद बांध है, और इसके पीछे जो जलाशय स्थित है उसी जलाशय को
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय कहते हैं, सबसे बड़ा झील कहते हैं, सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है, जिसको हम लोग गोविंद बल्लभ पंत झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत झील, गोविंद बल्लभ पंत झील के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, और जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, एकदम अच्छे से बताएंगे। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या फुल्लर झील आपको सर जी ने नहीं बताया है? कितनी बार बताया है कि फुल्लर झील? दोस्तों मैं हर क्वेश्चन में मैप जानबूझ करके बना रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल उत्तर प्रदेश छप जाना चाहिए और लगना चाहिए कि आपने उत्तर प्रदेश को न केवल पढ़ा है बल्कि उसको जिया है। ठीक है, बल्कि उसको जिया है, आपको जीना भी है उत्तर प्रदेश को। तो यहां पर आपसे कह रहा है कि फुल्लर झील, और जब बात होगी फुल्लर झील की तो हम बताएंगे यहां पर भैया एक जिला है, और उस जिले को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पीलीभीत के नाम से जानते हैं, पीलीभीत। और यही पीलीभीत होगा जहां पर दोस्तों एक झील होगी जिसको हम लोग फुल्लर झील कहते हैं, लेकिन इसी झील का एक अन्य नाम भी होगा जिसे हम लोग गोमल झील भी कहते हैं। ठीक है, फुल्लर झील या गोमल झील, और इसी फुल्लर झील या गोमल झील से ही एक प्यारी सी नदी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं गोमती नदी। किस नाम से जानते हैं इसको? गोमती नदी के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यही गोमती नदी होगी जो कि गंगा नदी में, दोस्तों गंगा नदी में ये मिलती है। और गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो ये गाजीपुर में कैथी नामक स्थान पर मिलती है। गाजीपुर में कैथी नामक स्थान पर मिलती है, जहां पर मार्कंडेय महादेव जी का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है इनके संगम पर। ठीक है, तो यही गोमती होगी, आपको ध्यान रखना है। और ये गोमती फुल्लर झील या गोमल झील से निकलती है जो पीलीभीत से है। तो ये कह रहा है फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हम बताएंगे भैया ये तो उत्तर प्रदेश, न केवल राज्य बताएंगे बल्कि बताएंगे कि पीलीभीत जिले में भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? क्या सर ने आपको परीक्षा बांध नहीं बताया? बिल्कुल बताया है। तो क्या ये बेतवा नदी पर है, केन नदी पर है, रिहंद नदी पर है या राप्ती नदी पर है? तो दोस्तों जो परीक्षा बांध है ये बेतवा नदी पर है। और बात होगी जिले की तो हम बताएंगे रानी लक्ष्मीबाई ने सबसे बड़ा परीक्षा दिया था जो कि झांसी में है। ठीक है, परीक्षा बांध झांसी में होगा और ये बेतवा नदी पर, क्योंकि अपने बेटवा को ही वो क्या करना चाहती थी? राजा बनाना चाहती थी। क्लियर है? तो ये उत्तराधिकारी उनको नहीं माना गया था, तो बात अपने बेटे की लड़ाई की थी, अपने बेटवा की लड़ाई की थी, और उन्होंने सबसे बड़ा परीक्षा दिया जो कि अंग्रेजों से लड़ाई की। तो परीक्षा बांध दोस्तों बेतवा नदी। ठीक है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात किस नदी पर होगा? और ये बिहार में तो बिल्कुल नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में किस नदी पर है? तो ये दोस्तों टोंस नदी पर है। इसको आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टोंस नदी पर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध जो कि उत्तर प्रदेश में हो वो कौन सा है? क्या माता टीला बांध होगा, मेजा बांध होगा, रिहंद बांध होगा या रामगंगा बांध होगा? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा बांध सबसे ऊंचा बांध होगा। जो माता टीला बांध है दोस्तों, माता टीला बांध ये कहां पर है? तो ये है भैया माता टीला बांध ललितपुर में, ललितपुर में है, आपको ध्यान रखना है। जो मेजा बांध है ये कहां पर है? तो ये प्रयागराज में है, प्रयागराज में, आपको ध्यान रखना है। जो रिहंद बांध है ये सोनभद्र में स्थित है, सोनभद्र में। और जो रामगंगा बांध है ये दोस्तों चंपावत के क्षेत्र में है। तो ध्यान रखना, समुद्र तल से ऊंचाई की बात होगी, अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात होगी तो सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, तो सबसे ऊंचाई पर ये स्थित है। लेकिन बात होगी कि जो जहां पर जमीन है उस जमीन से सबसे ऊंचा कौन है? तो बात होगी सबसे ऊंचाई पर, या ये तो छोटा है लेकिन ये ऑलरेडी ऊंचाई पर स्थित है। तो रामगंगा छोटा तो है लेकिन ऑलरेडी बहुत ऊंचाई पर है, और दूसरा जो है नीचे होते हुए भी बहुत ऊंचा है। तो इसलिए इसका अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग जवाब मिलेगा। वैसे सबसे ऊंचा बांध रिहंद बांध है, सबसे ऊंचा बांध रिहंद बांध है, लेकिन बात होगी सबसे ऊंचाई की तो रामगंगा, इसलिए कुछ किताबों में रामगंगा को भी सही बताया जाएगा। तो इनमें से आपको देख ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध बस ये पूछ लिया है, तो सबसे ऊंचा बांध पूछ लिया है, न कि सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध पूछ लिया है। तो हम बताएंगे भैया ये तो रिहंद बांध है। हालांकि अगर रामगंगा बांध भी होगा तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो वो समुद्र तल से ऊंचाई नाप रहा होगा। नेक्स्ट होगा, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? अवनलिका क्षरण के लिए कौन सा नदी जाना जाता है? मैंने आपको दोस्तों पहले बता दिया है और फिर से बता रहा हूं, अवनलिका अपर्दन के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? यानी कि जहां पर जल का कटाव बहुत ज्यादा होता है, मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा होता है, तो वह डिस्ट्रिक्ट ही कौन सा होगा? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है
कि यहां पर एक नदी है दोस्तों, यमुना नदी। कौन सी नदी है ये? यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी है। और यमुना की एक सहायक नदी है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ये तो भैया हम चंबल के नाम से जानते हैं, चंबल के नाम से, ठीक है, चंबल के नाम से जानते हैं। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनलिका क्षरण के लिए जाना जाता है? तो ये होगी चंबल नदी, और ये इटावा में मिलती है। कहां पर मिलती है? इटावा में। और आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे चंबल, ठीक है। और अगर जिला पूछा जाएगा तो आप बताएंगे इटावा, जिला पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? इटावा। इटावा में ये पंचनदा नामक स्थान पर मिलती है। यहीं पर दोस्तों एक और छोटी सी नदी आकर के मिलती है इसके मुहाने पर ही, जिसको हम लोग काली सिंध कहते हैं, सिंध कहते हैं, ठीक है, सिंध नदी के नाम से जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, सिंध के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि इटावा के पंचनदा में ही आकर के मिलती हैं। इनका मुहाना बिल्कुल सेम आकर के मिल जाता है, ठीक है। और यहां पर चंबल, चंबल के नाम पर ही चंबल अभयारण्य है, चंबल अभयारण्य है इस क्षेत्र में, जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक तो यूपी में है, और दूसरा दोस्तों ये एमपी में है, और तीसरा जो है ये राजस्थान में है। तो 3 राज्यों में फैला हुआ ये अभयारण्य है, जिसे हम लोग चंबल अभयारण्य के नाम से जानते हैं। और ये घड़ियाल के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? घड़ियाल के लिए। अभयारण्य जो है ये घड़ियाल के लिए जाना जाता है। और कभी पूछा जाएगा कि कौन सी नदी घड़ियाल के लिए जानी जाती है, तो चंबल नदी घड़ियाल के लिए जानी जाती है। अवनलिका क्षरण के लिए चंबल है। और जिला पूछा जाएगा तो आप बताएंगे इटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न नगरों में से कौन गंगा नदी के दाएं तट पर नहीं है? गंगा नदी के दाएं तट पर कौन सा शहर नहीं है? क्या मैंने आपको नहीं बताया? आप मुझे बताइए गंगा नदी के दाएं तट पर कौन नहीं है? प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर। तो दोस्तों यहां पर गंगा नदी के दाएं तट पर पूछ रहा है आपसे कि जो नहीं है। प्रयागराज दाएं तट पर है, हरिद्वार दाएं तट पर है, कानपुर भी दाएं तट पर है, लेकिन एकमात्र जो जिला होगा वाराणसी, जहां पर कहते हैं कि गंगा नदी भी अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है। गंगा नदी भी दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर चलने लगती है। ये वही नदी गंगा होगी जो कि बनारस में आती है, और बनारस इसके बाएं तट पर स्थित है। क्लियर है? आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना कहां स्थापित की गई है? तो राजघाट नदी घाटी परियोजना, क्या राजघाट आपको नहीं बताया गया है? राजघाट नदी घाटी परियोजना दोस्तों किस कहां पर स्थापित की गई है? केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर, या बेतवा नदी पर? तो दोस्तों जब बात होगी राजघाट की तो हम बताएंगे भैया ये तो बेतवा नदी पर है, और बात होगी तो ये कहां पर होगा? ललितपुर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में किनसे प्रमुख रूप से सिंचाई होती है? नहरें, नलकूप, तालाब, कुएं, अन्य साधन। अच्छा, इनका सीक्वेंस आपको बताना है सबसे ज्यादा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में नलकूप से सिंचाई होती है। कितने परसेंट? लगभग 84%। लगभग 84% जो सिंचाई है वह नलकूप से होती है। नहरों से लगभग 15% सिंचाई नहरों से होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आते हैं तालाब एवं कुएं, जिनसे लगभग 9% की सिंचाई होती है, और बाकी 1-2% जो बचेंगे अन्य साधन हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नलकूप से, तो सबसे पहले हो जाएगा 2, फिर आएगा नहरों से, तो यानी कि हो जाएगा 1, फिर आ जाएगा तालाब कुएं से, यानी कि हो जाएगा 3, और फिर आ जाएगा अन्य साधन 4। तो 2, 1, 3, 4 होना चाहिए। 2, 1, 3, 4 दोस्तों हमारे ऑप्शन में बी में है, तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं है? जिनका उद्गम हिमालय से नहीं हो, क्या गोमती, रामगंगा, बेतवा, शारदा? दोस्तों आपको अब नदियों के बारे में काफी कुछ पता चल चुका है, और यह भी पता हो गया है कि कौन सी नदी कहां से निकल रही है, ठीक है, कौन सी नदी कहां से निकल रही है। और नहीं पता है तो पंकज सर आपको बताने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान से देखना है, नदियां आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। ये हो गया उत्तराखंड। अब ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी नदियां हिमालय से नहीं निकली हुई हैं, तो हम सभी नदियों को देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं हमारे पास। सबसे पहले है गोमती। तो गोमती नदी दोस्तों ये तो फुल्लर झील, पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है, और गंगा में ये कैथी नामक स्थान पे एक मुख्य नदी हम बना देंगे, मुख्य नदी बना देंगे दोस्तों गंगा नदी को। तो ये गंगा नदी में कैथी नामक स्थान पे आकर के ये नदी क्या हो जाती है? मिल जाती है, ठीक है। कैथी नामक स्थान पे गाजीपुर में आकर के ये मिल जाती है, तो ये तो नहीं है। रामगंगा, रामगंगा दोस्तों आपको पता है जो रामगंगा नदी है ये यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर रामगंगा नदी यहीं से निकलती है, और ये बिजनौर में ही गंगा नदी जहां से प्रवेश करती है वहीं पे बिजनौर के पास में ही गंगा नदी के साथ साथ प्रवेश करती है, ठीक है। और
ये आकर के कन्नौज के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, रामगंगा नदी। और बेतवा नदी दोस्तों, ये आपको पता है बेतवा नदी जो है ये दक्षिण से आती है और ये गंगा में तो नहीं मिलती है, यमुना में मिलती है, तो यहाँ पर नहीं बनाएंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर आकर के ये यमुना में मिलती है, तो ये है बेतवा नदी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और शारदा नदी दोस्तों वही नदी है, शारदा नदी, जिसे हम लोग काली के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? काली के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये नदी आकर के मिल जाती है, जो कि ये नदी है यहाँ पर करनाली नदी, तो ये करनाली नदी में आकर के मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से, तो कुल मिला जुला करके कहने का मतलब यह है, आपको भले ही मैप में ना समझ में आ रहा हो, एक तो है जो कि रामगंगा नदी है, ये कन्नौज में मिलती है, तो ये भैया हिमालय से निकलती है, रामगंगा हिमालय से निकलती है। और दूसरा जो है बेतवा भी नहीं निकलती, शारदा भी आपको पता है, शारदा या काली नदी, ये भी हिमालयी क्षेत्र से निकलती है। तो ये दोनों निकलते हैं, तो 2 और 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से कौन हिमालय से नहीं हुआ है? तो एक गोमती जो कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है, और एक बेतवा जो कि बुंदेलखंड से क्षेत्र से निकलती है। तो 1 एवं 3 सी होगा, जो कि हिमालयी क्षेत्र से नहीं निकलती। ठीक है, याद आ गया, मैं कब से रामगंगा का उद्गम सोच रहा हूं दोस्तों। रामगंगा का जो उद्गम होता है दूधातोली पर्वत से होता है, और ये जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उस क्षेत्र से होकर के प्रवाहित होती है रामगंगा नदी। क्लियर है, और इसीलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क भी कर दिया गया है। नेक्स्ट होगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहां पर अवस्थित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर कहां पर स्थित है? क्या बुलंदशहर में, क्या ललितपुर में, मिर्जापुर में, या सोनभद्र में? तो दोस्तों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का जो कि सबसे दक्षिणी जिला है, जिसको हम लोग सोनभद्र के नाम से जानते हैं, वहीं पर एक नदी प्रवाहित होती है, और उस नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सोन के नाम से जानते हैं, सोन नदी। यहां से सोन नदी प्रवाहित होती है दोस्तों, और अमरकंटक से निकल करके ये पटना में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है, वही सोन नदी होगी। और इसी सोन की सहायक नदी होगी, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? रिहंद के नाम से जानते हैं। और जब इन दोनों के संगम पर एक बांध बनाया जाएगा, तो उसे ही रिहंद बांध कहेंगे, और ये कहां पर होगा? सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर यह बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? अर्जुन बांध दोस्तों ये महोबा डिस्ट्रिक्ट में है, आपको ध्यान रखना है, महोबा में है ये। और ये कह रहा है कि ये इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो क्या इटावा है, एटा है, गोरखपुर है, हमीरपुर है। दोस्तों महोबा और हमीरपुर बिल्कुल सटे हुए हैं, और ये लाभान्वित कह रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि ये कहां पर है। तो अर्जुन बांध जो है ये महोबा में है, लेकिन इससे लाभान्वित जिले जो हैं महोबा और हमीरपुर दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां पर अवस्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध आपको बताना है, तो ये कहां पर स्थित होगा? क्या बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर, या टोंस नदी पर? तो मैंने कई बार बता दिया कि ये तो भैया बेतवा नदी पर होगा। नेक्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? क्या मैंने आपको नहीं बताया? नहर सिंचाई पूछ रहा है आपसे। अगर नलकूप पूछता तो हम बताते भैया ये तो 84% है, लेकिन बात होगी नहर की, जो कि दूसरे नंबर का है, तो ये तो भैया 15% होगा। और जब बात होगी दोस्तों कुओं एवं तालाबों की, तालाब की बात होगी, तो हम बताएंगे ये तो मात्र 9% है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि नहर पूछ रहा है, और जब नहर पूछेगा तो हम बताएंगे 15%। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सबसे बड़ा सोर्स क्या है? क्या नहर है, तालाब है, नलकूप है, कुएं हैं? दोस्तों सही जवाब क्या होगा? नलकूप होगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन नदी यमुना की सहायक नहीं है? तो यमुना की सहायक नदियों में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यमुना की सभी सहायक नदियों के बारे में मैं आपको बताता हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये हो गया हमारा उत्तराखंड का और यूपी का बॉर्डर। ठीक है, और यमुना नदी जो निकलती है, आपको पता होगा यमुना नदी का उद्गम दोस्तों ये बंदरपूंछ चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, और ये उत्तर प्रदेश और
हरियाणा के मध्य बॉर्डर बनाते हुए ये प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, प्रयागराज में ये गंगा नदी में मिल जाती है। और यमुना की जो लंबाई है, यमुना की कुल लंबाई कितनी है, तो ये 1376 किलोमीटर यमुना की कुल लंबाई होगी। और जब बात करेंगे इसकी सहायक नदी की, तो सबसे पहले तो उत्तराखंड में ही इसकी 3 सहायक नदियां आप याद कर सकते हैं। उत्तराखंड में सबसे पहले है टोंस नदी। ध्यान रखना, एक टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है जो उत्तराखंड में है, और एक टोंस नदी सिरसा में मिलती है प्रयागराज में, जो कि गंगा की सहायक नदी है। तो एक होगी टोंस, और एक होगी गिरी, और एक होगी आसन। टोंस, गिरी और आसन, ये 3 नदियां तो भैया यमुना की सहायक नदी हैं उत्तराखंड में, लेकिन ये छोटी नदियां हैं। और जब बात होगी बड़ी नदियों की, तो सबसे पहले हम बताएंगे चंबल, चंबल बताएंगे, फिर सिंध बताएंगे। सिंध, ये दोनों का मुहाना सेम टू सेम है, ये कई जगह पे जाकर के मिलते हैं। पंचनदा जो कि इटावा में है, पंचनदा जो कि इटावा में है। तो ये चंबल और दोस्तों सिंध, ठीक है, ये तो हम बताएंगे ही। इसके बाद हम बताएंगे बेतवा, बेतवा बताएंगे, और बेतवा के बाद केन बताएंगे, केन जो कि बांदा में मिलती है, तो केन बताएंगे, केन। और केन के बाद ये सभी सहायक नदियां ध्यान रखना। और यमुना की एक सहायक नदी ध्यान रखेंगे, जो कि दोस्तों हिंडन नदी है। कौन सी नदी है ये? हिंडन नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सहारनपुर से निकल करके ये नोएडा के पास गंगा नदी में मिल जाती है, और ये राइट साइड से मिलती है, ठीक है, बाय साइड से मिलती है। तो ये कह रहा है कि कौन सी एक सहायक नदी है, क्या केन, बेतवा, चंबल, कल्याणी। तो यहाँ पर कल्याणी नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, बाकी सारे की सारी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट होगा, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित ही नहीं होती? उत्तर प्रदेश में प्रवाहित ही नहीं है, कौन सी नदी? क्या सोन नदी? बिल्कुल है, सोनभद्र का नाम इसी नदी के नाम पर पड़ा हुआ है, सोन। और मान्यता है कि इसके रेत के कणों में सोना का कण पाया जाता है। तो दोस्तों अच्छा, 2 नदियां ऐसी हैं जिनके कणों में सोने का कण पाया जाता है, एक तो सोन नदी होगी और दूसरी रामगंगा नदी होगी, रामगंगा नदी होगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जितना सोना मिलता है उसका लगभग 1 से 2% जो सोना है वो रामगंगा नदी के तटों पर मिलता है, ठीक है। तो सोन नदी ध्यान रखना आपको, जो कि उत्तर प्रदेश में है। हिंडन नदी आपको पता है, हिंडन नदी भी दोस्तों यूपी में है। और हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, जो कि कहां पर है? मेरठ में। तो ये हिंडन नदी के किनारे ही स्थित है, ये आपने पढ़ा होगा इतिहास में। फिर कोसी नदी, ये तो भैया बिहार में है। और शारदा नदी, ये तो काली नदी और शारदा नदी यूपी में है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कोसी नदी। कोसी नदी जो है ये यूपी में नहीं है, बिहार की शोक कहते हैं इसको, बिहार का शोक। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? बांध कौन सा नहीं है? अहरौरा बांध, ये तो भैया मिर्जापुर में है, अहरौरा बांध मिर्जापुर में। अदवा बांध, अदवा बांध दोस्तों ये भी मिर्जापुर में है, ठीक है, मिर्जापुर में है अदवा बांध। बघेलखंड बांध, और बघेलखंड बांध कहां पे है? तो ये दोस्तों बलरामपुर में है, बलरामपुर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बद्दुआ बांध ये बिहार में है, आपको ध्यान रखना है, ये कहां पे है? बिहार में है बद्दुआ बांध। और इसीलिए बिहार को बद्दुआ लगा हुआ है कि वहां के नेता दोस्तों जो हैं सब, हर कोई बिहार को आगे बढ़ाने की बात करता है, लेकिन बिहार शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वो बिल्कुल पीछे है। और दोस्तों करप्शन के मामले में तो बहुत पीछे, मतलब बहुत आगे है। और इसीलिए पता नहीं किसकी उसको बद्दुआ लग गई है कि वो बहुत ही पीछे हो गया है। तो बद्दुआ कहां पर होगा? बिहार में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बिठूर, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है, बिठूर जो है कानपुर के भीतर स्थित है। यहीं पर मराठों को निष्कासित करके स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो बिठूर कहां पे है? ये दोस्तों कानपुर में है, तो गंगा के किनारे है, ये बिल्कुल सही होगा। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, क्या सही है? जौनपुर सही नदी के किनारे स्थित है। और जो कौशाम्बी है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ये बाकी सब तो सही है, लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा गलत है। वैसे 100% ये भी गलत नहीं है, क्योंकि जौनपुर में ही सही नदी आकर के गोमती नदी में मिलती है। लेकिन इनमें से बाकी सब तो उसी शहर, उस नदी के किनारे स्थित है। लेकिन ये जो सही नदी है, सही नदी दोस्तों कहां से निकलती है? तो जो सही नदी की बात करेंगे हम, सही नदी, तो ये भिजवान झील से निकलती है, भिजवान झील से निकलती है। और भिजवान झील कहां पर होगा? तो भिजवान झील दोस्तों ये हरदोई में स्थित है। हरदोई में एक और प्रसिद्ध झील दहर झील भी है, तो दहर झील और भिजवान झील, तो इसी भिजवान झील से ही ये सही नदी निकलती है। और ये सही नदी निकल करके किस नदी में मिलती है दोस्तों? तो ये मिलती है गोमती नदी में, ठीक है।
गोमती की सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है, गोमती की सहायक नदी है सही नदी। और ये कहां पर मिलती है, तो ये जौनपुर में मिलती है, जौनपुर में। जौनपुर में एक स्थान है राजघाट स्थान, या इसी को त्रिमुहानी भी कहते हैं। तो राजघाट स्थान है जो कि जौनपुर में है, और यहीं पर सई नदी जो है ये गोमती नदी में आकर के मिल जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये नहीं है, लेकिन 100% नहीं है, सई नदी भी जौनपुर में प्रवाहित होती है, लेकिन इसका सही जवाब होगा जौनपुर। ठीक है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? पूरे भारत में सबसे ज्यादा नलकूपों का प्रयोग किस राज्य में होता है? क्या मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में? दोस्तों पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो नलकूप हैं ये उत्तर प्रदेश, और नलकूपों के टाइप में सबसे ज्यादा जो टाइप है वो ट्यूबवेल। ठीक है, ट्यूबवेल दोस्तों, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा यूपी में किया जाता है, ट्यूबवेल। ठीक है, इसका प्रयोग यूपी में सबसे ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट होगा, निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? सबसे लंबी नहर, क्या मैंने नहीं बताया आपको सबसे लंबी नहर कौन सी है? क्या पूर्वी नहर, पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, निचली गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर? तो दोस्तों ये जो है शारदा नहर, ये आपको पता है उत्तराखंड के चंपावत से निकल करके ये जाती है, और ये 1920 में बनना प्रारंभ हुआ। 1928 में ये बन करके कंप्लीट हो गया था शारदा नहर, जो यूपी की सबसे लंबी नहर है। क्लियर है? जो निचली गंगा है, जो निचली गंगा है दोस्तों, ये इधर कन्नौज से निकलती है, और जो ऊपरी गंगा है ये हरिद्वार से निकलती है। ठीक है, हरिद्वार से निकलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिला करके आपको क्या करना है, कूट का प्रयोग करना है। तो यहां पर दिया हुआ है, एक तो प्रयाग दिए हुए हैं और दूसरा दिया हुआ है दो नदियों का संगम दिया हुआ है। तो किन दो नदियों के संगम को कौन सा प्रयाग कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हम ABCD लिख लेंगे। अगर आपने गंगा नदी पढ़ा हो तो आप जानते होंगे, जो रुद्रप्रयाग है ये दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को कहते हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी को संगम को कहते हैं। तो ए के साथ हो जाएगा 2, ए के साथ हो जाएगा 2। जो नंद प्रयाग है ये अलकनंदा और नंदाकिनी नदी, अलकनंदा और नंदाकिनी। बी के साथ हम करेंगे 4। कर्ण प्रयाग होगा, कर्ण प्रयाग दोस्तों ये आपको पता है कि अलकनंदा और पिंडार, तो सी के साथ 3 जाएगा, सी के साथ 3। और देव प्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, ये डी के साथ 1 जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1 दिया ही नहीं है क्या? रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी सही है। ये दिया हुआ नहीं है ऐसा लगता है। 2 4 3 1 यहाँ है, तो 2 4 3 1। ठीक है, ये बी है। ठीक है, तो ये दोस्तों बी हो जाएगा। अब जब इतना बता दिया और आपका इतना जब आपने किया, तो एक मैं आपको बोनस देता हूं, और उस बोनस को भी ध्यान रखेंगे। भागीरथी और भिलांगना, इन दोनों नदियों के संगम पर एक बांध है जिसे टिहरी बांध कहते हैं, टिहरी बांध। और ये बांध आप जानते हैं कि पूरे भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर ऊंची है, 260.5 मीटर ये सबसे ऊंचा बांध है। 200 मीटर, ठीक है, मीटर ये ऊंचा बांध है। तो ये तो आपको पता है, लेकिन इन दोनों का संगम क्या कहलाता है? तो ये है भागीरथी और ये है भिलांगना। और इन दोनों का जब संगम होगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? गणेश प्रयाग कहते हैं, गणेश प्रयाग कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से मिलान करना है आपको। तो मिलान करना है, एक तरफ है बांध और एक तरफ होगा जिला। ठीक है, बांध और जिला। अधवा बांध दोस्तों, ये पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे A B C और D लिख लेते हैं। अब होगा ABCD। तो अधवा बांध कहां पर है? अधवा बांध दोस्तों ये मिर्जापुर में है। तो ए के साथ हम करेंगे 2, ए के साथ क्या करेंगे? 2 करेंगे। देवरी बांध ये सोनभद्र में है, तो बी के साथ हम करेंगे 4, बी के साथ 4। केवलारी बांध दोस्तों ये महोबा में है, तो सी के साथ 3 करेंगे, सी के साथ 3 करेंगे। और पहाड़ी बांध ये झांसी में है, तो डी के साथ 1 करेंगे। और इस प्रकार हमारा 2 4 3 1, 2 4 3 1 दोस्तों ये बी में है, और इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर कहां पर स्थित है? तो मैंने कई बार बता दिया आपको, क्या ये ललितपुर में है, मुरादाबाद में है, प्रयागराज में है या पीपरी में है? तो ये पीपरी में है, जो कि किस जिले में है? तो ये सोनभद्र में है। कहां पर है ये? सोनभद्र में होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश के माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बात होगी माता टीला की, तो हम बताएंगे वही माता जो अपनी बेटवा के लिए परेशान रहती है, तो बेतवा नदी। ठीक है, तो ये बेतवा नदी होगा दोस्तों, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गलत जोड़े को पहचानिए। आपको मिसमैच पहचानना है। एक तरफ होगा बांध और एक तरफ होंगी
नदियां नहीं है, ये जिले हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा बांध किस जिले में स्थित है। मुईरपुर बांध ये सोनभद्र में, पीली बांध ये बिजनौर में है, लहचुरा बांध ये झांसी में है, जामनी बांध ये ललितपुर में है, या ये सभी इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल आमने सामने लिख करके आप याद कर लेंगे। जो मुईरपुर बांध है ये सोनभद्र में है, जो पीली बांध है बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिजनौर में है, लहचुरा बांध ये झांसी में है, और जामनी बांध तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, जामनी बांध ये ललितपुर में होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आमने सामने होगा, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, यूपी में नहीं स्थित है। परीक्षा बांध, दोस्तों परीक्षा बांध जो होगा ये तो भैया झांसी में है। बगला बांध दोस्तों प्रयागराज में है, ठीक है, प्रयागराज में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भैंसोरा बांध, दोस्तों भैंसोरा बांध भी यूपी में ही है, इधर उत्तर के क्षेत्र में कहीं पे है भैंसोरा बांध, भैंसोरा बांध भी यूपी के क्षेत्र में ही है। और बद्दुआ बांध जो है ये बिहार में है, ठीक है, ये बिहार में है, आपको ये पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अहरौरा बांध उत्तर प्रदेश की किस जिले में स्थित है, किस नदी पर और किस जिले में स्थित है। तो जो अहरौरा बांध है ये दोस्तों गरई नदी पर है और मिर्जापुर में है, ठीक है। अहरौरा एक अभिलेख भी है, और आपसे पूछा जाता है अहरौरा अभिलेख किस राजा का है। तो अहरौरा अभिलेख जो मिर्जापुर में है ये दोस्तों राजा अशोक का ही है, राजा अशोक का अभिलेख है अहरौरा अभिलेख, जो कि बहुत फेमस है, और ये भी मिर्जापुर में ही है। नेक्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो अब तो आपको पता होगा कि ये तो भैया बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज स्थित है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में, क्या मैंने आपको नहीं बताया, ये लौकुश बैराज होगा, या हिंडन बैराज होगा, या गोकुल बैराज होगा, या नरौरा बैराज होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों जो कानपुर जिला है, इस कानपुर जिले में लौकुश बैराज है, मैंने बताया था आपको। और ये किस नदी पर है, तो ये गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर। और ये एक पेयजल परियोजना है, ध्यान रखना है कि ये कैसा परियोजना है, पेयजल परियोजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पेयजल परियोजना है। और आईआईटी कानपुर द्वारा यहीं पर गंगा दोस्तों गंगा रिवर रिसर्च सेंटर बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो हिंडन बैराज होगा ये आपको पता है कि ये नोएडा क्षेत्र में है, जो गोकुल बैराज है ये यमुना नदी पर है, और जो नरौरा बांध है दोस्तों ये बुलंदशहर में है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बुलंदशहर में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। और ये गंगा नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर। जो गोकुल बैराज है ये मथुरा में है, यमुना नदी पर स्थित है। और जो हिंडन बैराज है ये मथुरा जो पश्चिमी यूपी है नोएडा क्षेत्र में है ये। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है। क्या कालागढ़ बांध, रिहंद बांध, माता टीला बांध, नरौरा बांध। तो दोस्तों जो नरौरा बांध है ये बुलंदशहर में है और ये गंगा नदी पर है। इसका सही जवाब क्या होगा, माता टीला बांध होगा। नेक्स्ट होगा, निचली गंगा नहर कहां पर गंगा से निकलती है। तो क्या ये बरेली से निकलती है, हरिद्वार से निकलती है, कानपुर से निकलती है, नरौरा से। दोस्तों निचली गंगा को मैंने भूलवश अभी आपको कन्नौज का क्षेत्र बता दिया था, क्षेत्र तो वही है लेकिन कन्नौज नहीं है, ये नरौरा बांध ही होगा। बुलंदशहर से ये निकलती है जो कि निचली गंगा नहर कहलाती है। और बात होगी ऊपरी गंगा नहर, तो ऊपरी गंगा नहर दोस्तों ये हरिद्वार से निकलती है, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर कहां से निकलती है, ऊपरी गंगा नहर ये हरिद्वार से निकलती है, और निचली गंगा नहर जो है ये नरौरा से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित है। उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित है, क्या छिबरो, क्या रिहंद, क्या टिहरी, क्या खोदरी। यहां पर दोस्तों ध्यान रखना रिहंद होगा। आप कहेंगे सर रिहंद क्यों होगा, रिहंद तो यूपी में ही है। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन ही गलत है। उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं, कौन सा एक उत्तर प्रदेश में स्थित है, क्वेश्चन ये होना चाहिए कौन सा एक उत्तर प्रदेश में स्थित है, क्योंकि अन्य तीनों जो है ये यूपी के बाहर स्थित हैं। जो छिबरो है ये दोस्तों कहां पर है, तो जो छिबरो है ये यहां देहरादून में स्थित है, देहरादून में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। जो टिहरी है ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है। जो खोदरी है ये भी देहरादून में स्थित है। तो दोस्तों ये सारे के सारे देहरादून में स्थित हैं, और जो टिहरी ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो कुल मिलाकर के रिहंद बांध ये सोनभद्र में स्थित है, और यही यूपी के भीतर स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पीने के पानी की जरूरत को पूर्ण करने के लिए 6 राज्यों के द्वारा कौन सी संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। यानी यहाँ पर पीने के पानी के लिए जो 6 राज्यों की संयुक्त अभियान है वो कौन सा है। क्या वन सागर डैम अभियान है, क्या हथनी कुंड, देखिए हथनी कुंड बैराज भी एक परियोजना है, और केन बेतवा लिंक अभियान ये भी दोस्तों आपको पता है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत, या इसको
2005 में स्टार्ट किया गया था, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद रेणुका जी बहुउद्देशीय अभियान जो है यही हमारा सही होगा। ठीक है, रेणुका जी जो दोस्तों रेणुका झील है कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश की ये परियोजना है। इसके अलावा 5 अन्य राज्य हैं जो इससे ज्वाइंट है, तो वो कौन कौन से हैं? तो एक तो होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, फिर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर होगा हरियाणा होगा, फिर होगा दिल्ली, ये आपको ध्यान रखना है, फिर राजस्थान और उत्तराखंड। ठीक है, तो ये दो 6 राज्य हो गए। इन 6 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है, आपको इसको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश का धनरौल बांध कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का धनरौल बांध जो है क्या घग्गर पे, क्या केन पे, रिहंद पे या रोहिणी? तो दोस्तों यहां पर घग्गर नदी है, ये घग्गर नहीं है, ये घाघर है या घग्गर कहते हैं इसको, तो ये ध्यान रखना, ये घग्गर नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहां पर स्थित है? अर्जुन बांध आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या पिपरी सोनभद्र में, क्या पीलीभीत जिले में, क्या चरखारी महोबा जिला या दोस्तों होगा बुंदेलखंड के क्षेत्र में? तो ये ध्यान रखना है कि जो अर्जुन बांध है ये महोबा डिस्ट्रिक्ट में है, महोबा के चरखारी में स्थित है। और इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से, जिले कौन कौन से हैं? एक तो महोबा स्वयं है और प्लस हमीरपुर है, हमीरपुर। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट होगा, मथुरा और आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? यानी कि मथुरा और आगरा ये दोनों काफी सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं और इनको जल उपलब्ध कराने के लिए कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? क्या गोकुल बैराज परियोजना, जाम रानी बांध परियोजना, गंगा बैराज परियोजना या पूर्वी गंगा नहर परियोजना? तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा? गोकुल बैराज परियोजना, जो कि किस नदी पर है? तो ये यमुना नदी पर है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यमुना नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है? ध्यान रखना है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में 2 नदियों को, एक है यमुना नदी है, ये तो यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? एक तो है दोस्तों बेतवा नदी है, बेतवा, और दूसरी है केन नदी, केन। और आपको पता है कि ये बुंदेलखंड क्षेत्र की नदियां हैं और जब गर्मी का समय होता है तो ये ग्रीष्म काल में ये सूख जाती हैं नदियां, इनके जल बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, लेकिन बेतवा में थोड़ा बहुत रह जाता है ना। केन का तो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो इन दोनों को जोड़ करके पानी को इस तरीके से बैलेंस करना है कि अगर इधर कम पानी हुआ तो इधर और इधर कम पानी हुआ तो इधर, इस तरीके से। हालांकि केन को ही रिचार्ज करने का ज्यादा प्लान था। ये 2005 में इस परियोजना, 1980 से ही इसका प्लान था, लेकिन 2005 में इसको लागू करना था, लेकिन बहुत सारे वजहों से इसको डिले किया गया। फाइनली 2021 में जाकर के ये फिर से एक्टिव हुआ और 2024 में आपको पता है कि अभी इसका उद्घाटन भी हुआ था। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है केन और बेतवा हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहां अवस्थित है? गोविंद बल्लभ सागर परियोजना क्या मिर्जापुर देवप्रयाग में, मिर्जापुर पिपरी में, झांसी बेतवा या बुलंदशहर नरौरा? दोस्तों गोविंद बल्लभ सागर परियोजना आपसे कह रहा है, तो ये कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है, आपको पता है कि जो पिपरी स्थान है, लेकिन ये मिर्जापुर नहीं है, ये सोनभद्र है। ठीक है, सोनभद्र है, आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक है गोविंद सागर बांध है, गोविंद सागर बांध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कभी आपसे पूछा जाए गोविंद सागर बांध कहां पर है, तो ये दोस्तों है ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। गोविंद सागर बांध कहां पे है? ललितपुर में है। लेकिन गोविंद सागर बांध ललितपुर में है, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत झील कहां पर है? तो गोविंद बल्लभ पंत झील जो है ये पिपरी में है ना, सोनभद्र में। यहाँ पे गोविंद बल्लभ सागर परियोजना पूछ रहा है, तो परियोजना यही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, अहरौरा, अधवा, बघेलखंड या बद्दुआ? तो दोस्तों मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। जो बद्दुआ है ये बिहार में है, आपको पता है, तो ये बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? यूपी की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या रिहंद परियोजना है, क्या चंद्रप्रभा परियोजना है, माता टीला परियोजना है या बेतवा नहर परियोजना है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये रिहंद परियोजना है। ठीक है, रिहंद परियोजना है, ये पिपरी
सोनभद्र में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। और जो चंद्रप्रभा परियोजना है ये दोस्तों चंदौली में है, आपको ध्यान रखना है, चंदौली में है। क्लियर है। इसके बाद माता टीला जो है ये ललितपुर में है, ललितपुर में आप ध्यान रखेंगे। और बेतवा नहर परियोजना, तो ये दोस्तों कई सारे राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जैसे ललितपुर है, झांसी है, इस तरीके से हमीरपुर है। नेक्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? ये भी मैंने आपको बता दिया है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन आप मुझे बताइए सिंचाई का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? नहर, तालाब, नलकूप या कुआं? तो दोस्तों यूपी में सबसे बड़ा जो सोर्स है वो नलकूप का है, और नलकूप का कितना है? लगभग 74%। ठीक है, लगभग 74% है। और ध्यान रखना नलकूप के बाद दूसरे नंबर पे आता है नहर, और नहर जो है ये लगभग 15.8% ये सिंचाई करता है। और जो कुआं एवं तालाब होंगे, कुआं और तालाब दोनों को मिला लेंगे तो ये 9% के आसपास, कुआं एवं तालाब दोनों को मिला करके 9% के आसपास सिंचाई करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर एक चीज आपको और बता दूं कि कुआं से, जैसे अगर आपसे पूछा जाए नलकूप का सबसे ज्यादा प्रयोग उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है, तो नलकूप का है ना, नलकूप सिंचाई का सबसे ज्यादा जो प्रयोग है, नलकूप सिंचाई का सबसे ज्यादा प्रयोग अगर कभी आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाएगा नहर की, नहर तो दोस्तों लगभग पूरे गंगा घाटी में है, लेकिन आपसे यह पूछा जाएगा नहर की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? नहर की सर्वाधिक लंबाई अगर आपसे पूछा जाए कि कहां पर है, तो आप बताएंगे ये तो भैया जो रायबरेली है, रायबरेली में सबसे लंबी नहर है। क्लियर है, नहरों की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। फिर आपसे पूछा जाएगा, ये पहला, ये दूसरा हो गया। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि कुओं का, यानी कि सिंचाई में कुओं का सबसे ज्यादा प्रयोग किस क्षेत्र में होता है, तो कुओं का प्रयोग उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में होता है दोस्तों? तो कुओं का जो प्रयोग है ये गंगा नदी से लेकर के दोस्तों गंडक नदी के बीच में है ना, जो उत्तरी पूर्वी मैदान है, उत्तरी पूर्वी मैदान, तो ये उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तरी पूर्वी यूपी के क्षेत्र में ये होता है। ठीक है, गंगा और गंडक के बीच वाले क्षेत्र में। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा तालाब से सिंचाई किस क्षेत्र में होता है, तालाब से सिंचाई किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है, तो आप बताएंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा सिंचाई जो है वो तालाब से ही होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? नहरें, नलकूप, तालाब, रहट? दोस्तों नलकूप है, आप लोग समझ चुके होंगे। और पूरे भारत में भी सबसे ज्यादा नलकूप उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करता है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस नहर का है? क्या अपर गंगा नहर, लोअर गंगा नहर, शारदा नहर या रामगंगा नहर? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? सबसे बड़ा नहर जो है शारदा नहर है। शारदा नहर का, ये जो शारदा नहर है, इस शारदा नहर का दोस्तों जो उद्घाटन है, शारदा नहर जो बनाया गया था ये 1928 में इसका उद्घाटन हुआ था। 1920 में मैंने बताया आपको, 1920 में ये बनना शुरू हुआ और 1928, और सबसे ज्यादा डेट 1928 का ही आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है ये चंपावत, उत्तराखंड के चंपावत क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, और ये चंपावत के बनबसा कहते हैं, बनबसा या बनबासा नामक स्थान से ये निकलती है। ठीक है, नामक स्थान से ये निकलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। और जो अपर गंगा है ना, अपर गंगा नहर है दोस्तों, अपर गंगा नहर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हरिद्वार से निकलती है। कहां से निकलती है? ये हरिद्वार से निकलती है। अपर गंगा नहर हरिद्वार क्षेत्र से निकलती है, और ये दोस्तों 1854 में इसका उद्घाटन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो यूपी की सबसे, अच्छा दोस्तों यूपी की सबसे लंबी नहर है, लेकिन ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि यूपी की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है, यानी सबसे पहली नहर या सबसे पुरानी नहर, तो उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन या सबसे पहली नहर जो है, तो यूपी की सबसे पहली नहर दोस्तों पूर्वी यमुना नहर है। पूर्वी यमुना नहर आप ध्यान रखेंगे। और पूर्वी यमुना नहर जो है ये यमुना नदी के पूर्व साइड में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो कंस्ट्रक्शन करवाया है, जो निर्माण करवाया है 1651 ईस्वी में किसने किया है? तो दोस्तों इसका जो
1631 होगा, ठीक है, क्या नहीं, सॉरी 1631 में इसका जो कंस्ट्रक्शन करवाया गया वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और इसका पुनर्निर्माण अगर आपसे पूछा जाएगा, पुनर्निर्माण, तो इसका निर्माण हो गया, ये इसका निर्माण है और इसका पुनर्निर्माण है, ठीक है, पुनर्निर्माण। अगर आपसे इसका पुनर्निर्माण आपसे पूछा जाएगा 1830 में, और 1830 में ये किसने करवाया था, तो अंग्रेजों द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में नलकूप एवं कूप सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो नलकूप से सबसे ज्यादा दोस्तों उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड आ गया, तो ये हमीरपुर है, हमीरपुर के साथ साथ महोबा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, शारदा सहायक नहर या ज्ञानपुर पंप नहर, गोकुल बैराज या पथरई, दोस्तों ये गोकुल बैराज परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहां पर निर्मित है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना का ही नाम क्या है, राजघाट बांध परियोजना, इसी का नाम क्या है, राजघाट बांध परियोजना। मैंने आपको बताया है राजघाट बांध परियोजना, आप ध्यान रखेंगे, जो कि कहां पर होगा दोस्तों, ये ललितपुर में होगा, ललितपुर में होगा। और बात होगी किस नदी की, तो ये बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो ये बेतवा नदी पर निर्मित है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी का बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है। तो ध्यान रखना है कि कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई हैं, जो कि जो पानी है ऊपर उसके बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा एक प्रमुख सिंचाई का बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से नहीं है। तो आपको पता है शारदा सहायक है, रामगंगा है, गंडक परियोजना है, लेकिन वर्षा जनक जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी, की गई है कहना चाहिए। तो जो टिहरी बांध परियोजना है दोस्तों, ये सोवियत संघ के सहयोग से की गई है, आपको ध्यान रखना है 1962 में, ठीक है, 1962 में ये सहयोग की गई थी। नेक्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा होगा दोस्तों, सबसे ऊंचा बांध जो है ये मैंने आपको बताया था कि रिहंद बांध भी दे देता है, इसमें तो रिहंद बांध है, और रामगंगा बांध भी देता है, रामगंगा बांध भी देता है और रिहंद बांध भी देता है। ये समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जबकि इसकी ऊंचाई ज्यादा है, आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो परीक्षा बांध दोस्तों ये आपको पता है बेतवा नदी पर है, और बात होगा किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप बताएंगे ये तो सर झांसी में स्थित है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आया होगा और आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। अगर सच में यह क्लास आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।